गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने एक नया टॉपिक वो किया था स्टार्ट जो है, जिसका नाम था जो है रेक्टिफायर, दैट इज़ अ रेक्टिफिकेशन। ठीक है, उसमें बताया क्या था हमने कि जो रेक्टिफिकेशन इज़ दैट प्रोसेस, रेक्टिफिकेशन इज़ दैट प्रोसेस इन विच alternating voltage is converted into direct voltage। ठीक है, एंड द डिवाइस विच डू इट इज़ कॉल्ड द रेक्टिफायर। अर्थात दिष्टीकरण वह प्रक्रिया है। रेक्टिफिकेशन का मतलब हिंदी में दिष्टीकरण होता है। तो दिष्टीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कि हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जो है हम दिष्ट वोल्टेज में जो है चेंज करते हैं, बदलते हैं। और इस टेक्निक को या इस जो वो डिवाइस जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जो है दिष्ट वोल्टेज में परिवर्तित करता है, जो है उस डिवाइस को हम रेक्टिफायर करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला इम्पॉर्टेंट रेक्टिफायर पढ़ना है वो क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो सबसे पहले हम इसके सर्किटरी पे जो है आएंगे कि देखिए इसमें क्या होता है कि इस सर्किट में आप देख रहे होंगे तो जो VI है ये क्या है, AC वोल्टेज है। VI क्या है, AC इनपुट वोल्टेज, I फॉर इनपुट, ये इनपुट वोल्टेज है। अब ये जो देख रहे हैं ये जो चीज़ है ये ट्रांसफार्मर का है। ये सिंबल किसका बना है, ट्रांसफार्मर का। फिर ये जो है D जो लिखा गया ये पी जंक्शन डायोड है, और RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस है जो है, और V0 जो है DC आउटपुट वोल्टेज है। तो हमने कहा था कि जो AC वोल्टेज को DC में बदल रहा है, तो ये जब AC वोल्टेज जो है ट्रांसफार्मर के थ्रू इस डायोड के इनपुट में आ रहा है, तो आफ्टर जब डायोड से बाहर जब जा रहा है तो ये DC, जब AC इनपुट जो है AC वोल्टेज जब डायोड में प्रवेश कर रहा है तो ये डायोड क्या कर रहा है, उसको जो है DC वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो आज इसकी हम वर्किंग और उसके डेरिवेशन जो कुछ इम्पोर्टेंट कि कितना जो है इसकी रेक्टिफायर एफिशिएंसी है या कितना रिपल फैक्टर है वगैरह वगैरह हम यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट। तो सर्किट को पहले आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखिए कि AC वोल्टेज है। तो AC वोल्टेज यदि आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो देखिए AC वोल्टेज का साइन किस तरह से होता है, इस तरह से। AC वोल्टेज का साइन किस तरह से होता है, इस तरह से। तो एक ये प्लस को डिनोट करता है और एक माइनस को। यदि फिगर समझाने के लिए यदि हम इसमें फिगर को समझाने के लिए करें तो यदि जैसे मान लीजिए कि AC वोल्टेज का ये आधा धनात्मक चक्र है और ये जो है ऋणात्मक चक्र है। ठीक है, तो इसको यदि हम समझाने के लिए जो है इस तरह से यदि सर्किट को ड्रॉ करें, ठीक है, तो ऊपर हमने लिख दिया जो है ये प्लस और ये क्या लिख दिया, माइनस। ठीक, तो पहले इसकी जो प्रबलता रहती है AC वोल्टेज जो आता है वो 220 वोल्टेज पे आता है। तो यदि ये 220 वोल्टेज यदि ये PN जंक्शन डायोड में डायरेक्ट जाएगा, यदि यहाँ पे मान लीजिए ट्रांसफार्मर हम नहीं बनाते, चलो अब AC वोल्टेज डायरेक्ट यदि ये डायोड में आएगा, ठीक है, तो डायोड के पास इतनी एफिशिएंसी नहीं होती है कि ये 220 वोल्ट AC को जो है वो DC में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि डायोड हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है 6 वोल्टेज या 7 वोल्टेज के आसपास रहती है। तो हम क्या करते हैं कि हमको करना भी है कि AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में जो है चेंज करना है, ये भी काम करना है। तो हम पहले क्या करते हैं कि पहले AC वोल्टेज की प्रबलता को कम कर लेते हैं, लेकिन जो प्रबलता हमने कम किया है वो AC ही में ही रहे, बट उसकी वैल्यू कम हो जाए। तो ये जो 220 वोल्टेज का AC आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, और यहाँ पे जो हमने ट्रांसफार्मर यूज किया है, आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप डाउन वाला हमने यूज किया कि जो ज़्यादा वोल्टेज, जो ज़्यादा AC वोल्टेज को कम AC वोल्टेज में जो है बदलता है। फिर वो जो कम AC वोल्टेज जब हमको मिल जाता है, हाँ, तो वो अब डायोड में से हम क्या करते हैं, पास करते हैं, जिसको डायोड जो है वो DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए हमने किया कि पहले AC वोल्टेज को, ये देखिए ट्रांसफार्मर का ये कौन सा कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, और ये ट्रांसफार्मर क्या है, द्वितीयक कॉइल। तो ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो ये ट्रांसफार्मर का है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कॉइल, इसकी सर्किट वर्किंग क्या है, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कॉइल को, प्राइमरी कॉइल को हम AC मेन से जोड़ते हैं। ये कॉइल का एक एंड जो है इस AC मेन के प्लस से, और दूसरा जो ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कॉइल का जो दूसरा एंड है वो AC सिग्नल के माइनस से जोड़ दिए। यानी ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कॉइल AC मेन से जोड़ते हैं।
फिर ट्रांसफार्मर का जो दूसरा जो कॉइल रहता है, सेकेंडरी कॉइल जो है, उसको पीएन जंक्शन डायोड से जोड़ता है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि सेकेंडरी कॉइल का ये वाला सिरा कौन सा है, ए है, और ये वाला सिरा कौन सा है, बी है। तो ए को हमने क्या किया है, पीएन जंक्शन डायोड के पी से कनेक्ट कर दिया, पीएन जंक्शन डायोड के पी मतलब पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड का जो नेगेटिव है, हाँ, उसमें हमने क्या लगा दिया है, एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है, और लोड रेजिस्टेंस का दूसरा एंड जो है हमने ये सेकेंडरी कॉइल के जो है दूसरे सिरे से कनेक्ट कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस रहता है, आरएल लोड रेजिस्टेंस रहता है, ये डायोड के सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। फाइनली जो हम डीसी आउटपुट वोल्टेज देते हैं, इसी लोड रेजिस्टेंस आरएल के क्रॉस ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है इसमें वर्किंग कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, हाँ, प्रथम अर्धचक्र में जब ये देखिए जब ये पॉजिटिव है, जब ये सिरा क्या होगा, प्लस होगा, और ये सिरा क्या होगा, माइनस होगा। मतलब प्राथमिक कॉइल का ऊपर वाला सिरा जो एसी के प्लस से जुड़ा है वो प्लस है, और दूसरा वाला सिरा क्या है, माइनस है। तो इंडक्शन के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो है ट्रांसफार्मर का प्रॉपर्टी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण इसका ये सिरा प्लस है, तो द्वितीयक सिरा भी क्या हो जाएगा, जो द्वितीयक कॉइल है ट्रांसफार्मर का, वो भी प्लस हो जाएगा, और ये वाला सिरा चूंकि माइनस था, इसलिए ये वाला सिरा भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले लाइन में कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में, प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय ट्रांसफार्मर का द्वितीयक सिरा पॉजिटिव होता है। द्वितीयक का जो एक सिरा जो है क्या होता है, पॉजिटिव, जैसे कि मान लीजिए पॉजिटिव, मतलब कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये पीएन जंक्शन डायोड किस बैस में होगा, फॉरवर्ड बैस, क्योंकि ये प्लस हो गया। तो देखिए प्लस किससे जुड़ा है, पी से, ठीक है, और ये सिरा जो है इनडायरेक्टली किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। तो पॉजिटिव से, और नेगेटिव जो है आरएल के थ्रू किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। यानी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रथम अर्धचक्र में जो पीएन जंक्शन डायोड रहता है वो फॉरवर्ड बायस में रहता है। और आप जानते हैं कि जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में रहता है तो उसके अंदर जो उसका जो रेजिस्टेंस रहता है आइडियल केस में वो क्या रहता है, 0 के आसपास रहता है। यानी प्रथम अर्धचक्र में चूंकि डायोड के पास जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो वो अपने अंदर से धारा को प्रवाहित करेगा, अर्थात वोल्टेज जो है अपने अंदर से जाने देगा। लेकिन जब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी जब ये मान लीजिए जब ये सिरा नेगेटिव हो गया और ये सिरा क्या हो गया, पॉजिटिव, तो जब ये नेगेटिव हो गया तो प्राथमिक कॉइल का ये भी सिरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, और ये सिरा क्या हो गया, पॉजिटिव। जब ये नेगेटिव हो गया तो सेकेंडरी कॉइल का ये सिरा क्या हो गया, नेगेटिव, और ये सिरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब देखिए चूंकि सेकेंडरी कॉइल का ये जो एंड हो गया नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव किससे अब ऐड हो गया, पी से, हाँ, पॉजिटिव से, और जो ये नेगेटिव पीएन जंक्शन का जो एन है जो है वो किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल पीएन जंक्शन डायोड इज इन रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन डायोड जो है वो किस में हो जाता है, रिवर्स बायस में हो जाता है। तो जब रिवर्स बायस में होगा तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, अपने अंदर से जो है करंट को फ्लो नहीं कराएगा, जिसके कारण वोल्टेज की वैल्यू नहीं मिलती है। तो डायोड के इसी गुण के कारण इसको हम रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में यूज करते हैं कि जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है तभी करंट को फ्लो कराता है, रिवर्स बायस में नहीं कराता। ये तो रही सर्किट की बात कि सर्किट को हम कैसे करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जिसको हम कैसे करते हैं। इसके पहले इसके हम ग्राफिकल पिक्चर्स पे आ जाएं। तो आप इधर पे एक जो ग्राफ होगा, आप ये विजिबिलिटी यदि शो कर रही है तो देखिए कि ये जो यहाँ पे बता दें कि ये जो VI क्या है, इनपुट AC वोल्टेज, VI क्या है, इनपुट AC वोल्टेज, और जो यहाँ पे जो चीज़ें ये लिखी गई हैं VS जो है वो क्या है, सप्लाइड वोल्टेज टू द डायोड, सप्लाइड इनपुट वोल्टेज, सप्लाइड AC वोल्टेज टू द डायोड, और I क्या है, करंट, इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा, और RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस, V0 क्या है, DC आउटपुट वोल्टेज। अब यदि अपने आप ग्राफ वाले पिक्चर को देखेंगे है तो देखिए हमने जो है पहले इनपुट वोल्टेज, ये जो इनपुट AC वोल्टेज और टाइम में हमने ग्राफ काट किया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है VI जो
वोल्टेज है, AC वोल्टेज वो टाइम के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से ये जो VS वोल्टेज है ये भी AC वोल्टेज है, ये भी टाइम के साथ परिवर्तित होगा। और जो V0 है जो है ये जो VI है, VS और V0 तीन वोल्टेज है। अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो VI का ये जो एम्पलीट्यूड वाला है ये ज़्यादा है, लेकिन VS और V0 का क्या है, कम है। कम इसलिए है कि यदि इसका ग्राफ यदि हम खींचना चाहें VI का, तो VI इज इक्वल टू जो है हम जो भी एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो AC का हमने बताया कि ये जो VI है ये 220 वोल्ट है। ये 220 वोल्ट AC जब ट्रांसफार्मर के अंदर से प्रवेश कर रहा है तो ट्रांसफार्मर उस AC की प्रबलता को कम करके अप्रॉक्सीमेट 6 वोल्ट के आसपास करता है। तो ये 220 है, तो वही हमने VS की वैल्यू 6 वोल्ट बताई, इसलिए इसकी पीक क्या है, कम है, ठीक। और DC जो है अप्रॉक्सीमेट जो है ये यही रहेगा जो है, तो ये V0 की वैल्यू। अब देखिए ये AC है, ठीक, जो मेन VI के संगत है। जब ये ट्रांसफार्मर के अंदर गया तो हमारा AC इनपुट वोल्टेज ऐसा हो गया। फिर इसका फाइनल जो V0 है वो कैसे मिलेगा, DC का देखिए ये प्रोफाइल हमको ये प्राप्त होगा, हाँ। फिर ये वाली प्रोफाइल जो निगेटिव वाली है, देखिए ये वाला चीज़ कब है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है। डायोड फॉरवर्ड बायस में है तभी ये वोल्टेज को दे रहा है, लेकिन जब डायोड रिवर्स बायस में है तो ये वोल्टेज नहीं दे रहा है, इसलिए ये लाइन ऐसे हमने खींचा। फिर जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो फिर ये वोल्टेज दे रहा है, और रिवर्स बायस में है तो वोल्टेज नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ये वाला पीक मिलेगा, ये जो नेगेटिव वाली साइकिल ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल में नहीं मिलेगा, फिर पॉजिटिव साइकिल वाला मिला, फिर ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल वाला नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है हम V0 की वैल्यू को जो है प्राप्त करते हैं। तो अब इसमें जो सबसे पहले जो डेरिवेशन हम वो करेंगे जो है, हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि स्पंदन धारा की वैल्यू क्या होती है, पल्सेटिंग करंट या पल्सेटिंग वोल्टेज की वैल्यू। तो उसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं कि हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में हमारा करंट का इक्वेशन क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से इन दिस केस I इज इक्वल टू VS सप्लाइड वोल्टेज जो है, जो ट्रांसफार्मर के बाद जो हमको वोल्टेज मिल रहा है AC वोल्टेज को, और टोटल रेजिस्टेंस RL प्लस R। RL क्या है, जो लोड प्रतिरोध लगा है, और ये जो R क्या है, जो डायोड लगा है उसका जो है प्रतिरोध। क्योंकि डायोड और RL दोनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन में है जो है, इसलिए जो टोटल प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, RL प्लस R। हम जानते हैं कि धारा बराबर वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। तो जो सप्लाइड वोल्टेज है मेन, जो ट्रांसफार्मर के बाद जो हमको वोल्टेज प्राप्त हो रहा है वो कितना है, VS। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब VS की जो वैल्यू है, क्योंकि वो क्या है हमारा, वो भी AC है, तो VS की वैल्यू हम लिख रहे हैं क्या है, VS इज इक्वल टू जो है, ये हमने ये लिखा कि EM साइन ओमेगा टी। जैसे आप लोग लिखते हैं V=V0 साइन ओमेगा टी या E=E0 साइन ओमेगा टी, तो VS = EM साइन ओमेगा टी, जहाँ EM क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है। तो ट्रांसफार्मर के बाद जो वोल्टेज हमारा प्राप्त हो रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, EM साइन ओमेगा टी, ठीक। और टोटल रेजिस्टेंस क्या है हमारा, RL प्लस R। अब देखिए ये टोटल वोल्टेज है, ये टोटल क्या है, रेजिस्टेंस है। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा मैक्सिमम करंट, मतलब ये IM, हाँ, जिसको हम डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा IM साइन ओमेगा टी। तो I की वैल्यू ये कम मिल रही है, देख रहे हैं कि वो प्रोफाइल में मिल रहा है। यदि आप इस प्रोफाइल की बात करें, यदि हम एक साइकिल मान लीजिए ऐसे समझाने में खींच रहे हैं, तो इस टाइप का जो ग्राफ खींचते हैं, ये 0 टाइम पे मिलता है, ये T/4 टाइम पे मिलता है, ये T/2 टाइम पे मिलता है, फिर ये 3T/4 पे मिलता है, फिर ये T पे मिलता है। तो और अब उसमें जब DC के केस में क्या देख रहे हैं, तो ये प्रोफाइल मिल रही है और ये प्रोफाइल नहीं मिल रही है, यानी I की वैल्यू IM साइन ओमेगा टी फॉर्म का तभी होगा, हाँ, जब हमारा टाइम जो है, ठीक है, वो टाइम 0 से T/2 के बीच टाइम का है। 0 से T/2 के बीच ही हमको करंट या वोल्टेज की वैल्यू
प्राप्त हो रही है। और i का मान 0 कब है, जब t/2 से कहा है t है, यानी इसको लिख सकते हैं t/2 इज लेस देन t, यानी t की वैल्यू वही हाफ साइकिल के दौरान सिर्फ मिल रहा है। जब t की वैल्यू 0 से t/2 के बीच हो रही है तब करंट की वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है। ये क्या हो रही है, Im sin ωt। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से हम इस डेरिवेशन को स्टार्ट कर सकते हैं एग्जाम में। और i की वैल्यू 0 कब है, जब टाइम की वैल्यू t/2 और कैपिटल T के बीच में है। ठीक है, जहाँ पे Im बराबर क्या है, Em/R+R। तो पहला चीज का जो डेरिवेशन हम करेंगे कि पल्सेटिंग वोल्टेज या पल्सेटिंग करंट। तो पहला हेडिंग क्या होगा हमारा, एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट और वोल्टेज। फर्स्ट इसमें हेडिंग है, मान लीजिए ए वाला, एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट ऑफ वोल्टेज। एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट है, एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट या वोल्टेज। ठीक है, जिसको हम एवरेज वैल्यू को हम डीसी वोल्टेज बोलते हैं, मतलब हम आईडीसी निकालना है। तो देखिए उसका एक फार्मूला है। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे कि आईडीसी इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t id। ठीक है, तो पल्सेटिंग करंट का क्या फार्मूला, पल्सेटिंग करंट मतलब डीसी करंट, इसका जो फार्मूला है क्या है, IDC इज इक्वल टू 1/t 0 to t idt। एक एवरेज के करस्पॉन्डिंग हम निकाल रहे हैं। अब इस I की वैल्यू बताइए क्या होगी। I की वैल्यू आप देखिए लिखे होंगे Im sin ωt, तो यानी कि सिंस इस I इज इक्वल टू Im sin ωt। ठीक है, क्या है, सिंस I इज इक्वल टू Im sin ωt, देयरफॉर IDC इज इक्वल टू 1/t 0 to t, I की वैल्यू रख दिया आपने Im sin ωt dt। Im क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, इसको इंटीग्रेशन के हमने क्या किया, बाहर कर लिया, तो ये हो गया Im/t dt है, Im को बाहर कर लिया, तो 0 to t sin ωt dt। एक कंप्लीट पीरियड के लिए यदि आप sin ωt का वो करते हैं इंटीग्रेशन जो है, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगा। अच्छा हाँ, एवरेज वैल्यू देखिए किसके बीच हमारी प्राप्त हो रही है, कि ये तो हमने फार्मूला लिखा कि IDC इक्वल टू 1/t 0 to t idt। लेकिन ये जो I हमको प्राप्त हुआ है यहाँ पे I इक्वल टू Im sin ωt, इसके लिए जो लिमिट, इसके लिए जो टाइम की लिमिट हमने लिखा है कि I इक्वल टू Im sin ωt, ये हमको जब t की वैल्यू 0 से t/2 के बीच में है तब उसके लिए है। तो आप इस लाइन के बाद जो है यहाँ से जब जो ही I की वैल्यू ये रखोगे तो यहाँ पे लिमिट 0 से जो t है उसको चेंज करके 0 से t/2, क्योंकि 0 से t/2 के बीच में ही I की वैल्यू Im sin ωt। तो अब यदि इसका इंटीग्रेशन यहाँ से करोगे कि 0 to t/2 sin ωt dt, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर आएगी। देखिए sin ωt का क्या हो जाएगा आपका, sin ωt को यदि आप इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा, cos ωt। ठीक है, cos ωt विथ नेगेटिव साइन, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका जो है ओमेगा। ठीक है, तो यदि इसको हम सॉल्व करें, यदि मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका IDC इज इक्वल टू Im/t। हाँ, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो हो जाएगा cos ωt विथ नेगेटिव साइन और 0 to t/2 और अपॉन ओमेगा। ठीक, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t। ठीक, और फिर इस t की जगह हम ये वैल्यू जो है रखेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो IDC की जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी जो है वो क्या प्राप्त होगा,
एम अपॉन पाई, यानी जो पल्सेटिंग करंट है, पल्सेटिंग करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पल्सेटिंग करंट मतलब, पल्सेटिंग करंट मतलब क्या होता है, डीसी करंट, जो आईडीसी की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, जो पीक वैल्यू हमको प्राप्त हो रही है करंट की, वो बटा पाई, तो आई डी सी इक्वल टू आई एम अपॉन पाई। इसी प्रकार से जो है हम जो वोल्टेज है, जो पल्सेटिंग वोल्टेज है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पल्सेटिंग वोल्टेज को यदि हम ई डी सी से प्रदर्शित करेंगे, ई डी सी से देखिए, क्योंकि आई डी सी था तो उसका मैक्सिमम वैल्यू आई एम है, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या था, ई एम था, तो उसके जो पल्सेटिंग वोल्टेज है इसको हम ई डी सी से डिनोट करें, तो ई डी सी बराबर वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, वी बराबर क्या होता है, आई आर। अब इसमें का एक चीज़ ध्यान दो, क्योंकि ये डीसी वोल्टेज है, ये क्या है, डीसी वोल्टेज है, और सर्किट में देखो तो जो डीसी वोल्टेज है वो हमको लोड रेजिस्टेंस आरएल के क्रॉस मिल रहा है। जब एसी रेजिस्टेंस की बात आएंगे तब उसमें हम वो चीज़ इन्वॉल्व करते हैं एसी वाला। तो एसी जो वोल्टेज है वो वी इक्वल टू आई है, तो एसी वोल्टेज इक्वल टू एसी करेंट, अरे डीसी, सॉरी, डीसी वोल्टेज इक्वल टू डीसी करेंट, डीसी वोल्टेज इक्वल टू मतलब वी इक्वल टू आई है, तो डीसी वोल्टेज इक्वल टू डीसी करंट, और क्योंकि डीसी करंट हमको जो है लोड रेजिस्टेंस आरएल के क्रॉस मिल रहा है, इसलिए वहाँ पे आरएल का गुणा करेंगे। ये बात ध्यान दो, डीसी वोल्टेज इज इक्वल टू डीसी करंट, और चूंकि जो डीसी वोल्टेज है हमको लोड रेजिस्टेंस आरएल के क्रॉस प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम उसमें आरएल का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा हो गया पल्सेटिंग करंट या डीसी करंट, जिसकी वैल्यू आई एम अपॉन पाई है, ठीक है। अब ये हो गया पल्सेटिंग वोल्टेज, जिसकी वैल्यू आई डी सी इंटू आर एल है। अब आई डी सी की वैल्यू यदि हम ये रखें तो हो जाएगा आई एम अपॉन पाई इंटू आर एल। ई डी सी क्या हो गया हमारा, आई एम आर एल अपॉन पाई, हाँ, आई एम आर एल अपॉन पाई, ठीक है। अब ये चीज, अब इसमें देखिए एक आई एम की वैल्यू, ये तो हमने था करंट के फॉर्म में। अब एक चीज ये देखें कि हमने ऊपर लिखा था एक इक्वेशन जो है कि आई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, आई एम इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर एल प्लस आर, और इसको जो है ई एम अपॉन आर एल प्लस आर को हमने लिखा था ये किसके बराबर है, आई एम के बराबर, ठीक है, किसके बराबर है, आई एम के बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आई एम बराबर क्या है, ई एम अपॉन आर एल प्लस आर, आई एम बराबर क्या है, ई एम अपॉन आर एल प्लस आर। तो यदि इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो आई एम की जगह पर हम क्या लिखें, ई एम अपॉन आर एल प्लस आर, ई एम अपॉन आर प्लस आर, ये आई एम की जगह लिखा, पाई अपने स्थान पे रहा, और ये हमारा क्या हो गया, आर एल। तो ई एम ये हो गया ई एम आर एल, ये हो गया आपका ई एम आर एल अपॉन पाई आर एल प्लस आर। तो चाहे हम जो डीसी वोल्टेज है उसको हम, जो डीसी वोल्टेज है एडीसी, उसको इस फॉर्म में लिखें, चाहे हम वोल्टेज के फॉर्म में लिखें। तो जो पहला चीज़ था कि पल्सेटिंग करंट या पल्सेटिंग वोल्टेज, मतलब डीसी करंट या डीसी वोल्टेज या एवरेज करंट या एवरेज वोल्टेज, उसका डेरिवेशन हम ऐसे करते हैं। अब इसमें जो दूसरा चीज़ हम कैलकुलेट वो करेंगे, हम अब आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि आरएमएस वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। तो उसका जो फार्मूला है वो क्या है कि दूसरा है कि दूसरा क्या है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड दूसरा क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो इसका ये क्या फार्मूला होता है, देखिए कि आई जो आरएमएस होता है, आई आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर करंट, ये होता है अंडर रूट आई स्क्वायर का बार। आप जानते हैं
कि करंट के स्क्वायर के एवरेज का अंडर रूट, इसीलिए इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर, मतलब रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब बाहर वाला रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, तो ये चीज हम वो निकालते हैं। तो इसका जो आई स्क्वायर या आई आर एस का ये होता है। अब हम यहाँ